हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन। और आज हम भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे और बहुत इजीली, बहुत आसानी से उन्हें याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के भाग। ठीक, पहले एक बार इन्हें देख लेते हैं, एक बार तेजी से रीड कर लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति तत्व, भाग 4A यानी कि 4 का में मूल कर्तव्य हैं, भाग 5 में संघ द यूनियन, भाग 6 में द स्टेट राज्य, भाग 7 रिपील यानी कि निश्चित हो गया है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 द पंचायत यानी कि पंचायत हैं, भाग 9 में 9A में नौका में नगर पालिकाएं, 9B में सहकारी सोसाइटी, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, भाग 13 में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, भाग 14A में अधिकरण, भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शन, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन आपात उपबंध है, भाग 19 मिसलेनियस है, प्रकीर्ण है, भाग 20 में इम्पोर्टेंट है, और भी इम्पोर्टेंट थे लेकिन भाग 20 सिर्फ एक ही आर्टिकल है 368, क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन है भाग 20 में। 21 में अस्थायी संक्रमणकारी और विशेष प्रावधान। ठीक, भाग 22 है शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील। ठीक है, एक बार रीड कर लिए, अब इन्हें इजीली हम समझते चलेंगे। ठीक है, भाग 1 से समझते चलेंगे। आप इधर देख रहे हैं पहली जो इसमें पार्ट इसके भाग दिए हुए हैं, ये इसमें प्रोविजन है, प्रावधान क्या है उसके अंदर में भाग में, और ये उनसे संबंधित थर्ड इधर उनसे संबंधित अनुच्छेद, किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते चलते हैं। तो हम पहले देख रहे हैं, अब इसको कैसे याद रखेंगे। अब इसको देखिए, एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है, इनको एक छोटे छोटे हम पार्ट्स बना लेंगे। पार्ट्स का मतलब ये जो एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ये आप ऐसे बना सकते हैं, ये 4A तक। अब कैसे जुड़े हुए हैं इसको देखते हैं। तो भाग 1 में क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक देखिए ये आपने कई बार देखा होगा, ये है इंडिया का मैप, नक्शा। ठीक है, तो आप नक्शे का मतलब क्या रहता है, मैप का मतलब क्या रहता है कि ये जो बाउंड्रीज हैं, ये इन बाउंड्रीज का मतलब क्या है? इन बाउंड्री का मतलब यही है कि ये हमारी देश की सीमा है। ठीक है, यानी कि इनके बाहर ये चीज है, ये अलग चीज है जो हमारे देश नहीं है, हमारा उन पर अधिकार नहीं है। यही तो मतलब है जो ये इधर बाहर है। तो ये जो मैप है, जो ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी, ये क्या दिखा रही हैं? ये हमारी टेरिटरी दिखा रही है। टेरिटरी मतलब हमारा क्षेत्र, अधिकार। तो कोई भी देश जब बनता है या जब कोई देश होगा तो उसके लिए उसका भौगोलिक क्षेत्र होना जरूरी है ना, जिसको आप इजी लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं, इजी भाषा में, कि जमीन होना जरूरी है, उसका क्षेत्र एक होगा जरूर। तो वो पहले वो डिसाइडेड होगा ना, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हुए, कि कोई भी किसी व्यक्ति का, इंसान का, हमारी फैमिली का, हमारा, आपका, बहुत लोगों का घर होता है। तो घर क्या होता है? घर जमीन पे होता है। तो ऐसा तो नहीं पूरे शहर में, पूरी कॉलोनी में हमारा घर है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पे, एक छोटे से एक प्लॉट पे, एक छोटे से एरिया पे होता है। तो उसका क्या होता है? उसकी सीमाएं होती है ना, मान लो 100 गज का, 50 गज का, या जितना भी एरिया का है, तो वो पहले निर्धारित होता है। उसके बाद उसमें घर बनता है। जब घर बन जाता है तो लोग उसमें रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पहले हमारा क्या देश है, तो देश में सबसे पहले आप देख लीजिए भाग 1 में क्या आ गया। भाग 1 में पार्ट 1 में क्या आ गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ यानी कि सेंटर, इजी लैंग्वेज समझ में गया, और उसका राज्य क्षेत्र, उसकी कहाँ कहाँ क्षेत्र होगा। तो ये क्या हो गया? पहले भाग में है, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, आपको इजीली याद हो जाएगा, रटने की नीड नहीं है।
अब भाग 2 में जो हमने पहले पढ़ा था, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो आप नागरिकता से कैसे समझेंगे, जब हमारा डिसाइडेड हो गया कि भौगोलिक क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ तक हमारी सीमाएं हैं, हमारी टेरिटरी है, तो उसमें कौन होंगे, लोग होंगे, नागरिक होंगे। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य है, इंसान है, तो ये तो एक आइडेंटिटी हो गई। लेकिन एक राज्य के रूप में जो वहाँ के निवासी हैं, उनको क्या सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे उनकी नागरिकता जा सकती है, कैसे कोई दूसरे देश का नागरिकता हमारे देश की ले सकता है। तो ये सब भाग 2 में दिया हुआ है और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के संदर्भ में दी हुई है सभी बातें। ठीक है, जब नागरिकता डिसाइडेड हो गई तो नागरिकों के कुछ अधिकार होंगे, और वो मूल क्यों होंगे, वो मूल इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह से आपने पहले कभी सुना होगा, पुरानी एक मूवी भी है को रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान का मीन्स क्या है, मीन्स ये कि रोटी कपड़ा और मकान मूल है जीवन जीने के लिए। इसी तरह से आधुनिक विश्व में, है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में, जो देशों में व्यक्ति के विकास के लिए कुछ और भी अधिकार जरूरी होते हैं, जो क्या है, मूल हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए मूल हैं, इसलिए उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो ये मूल अधिकार किन्हें दिए गए, नागरिकों को भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप सोचिए ये तीनों चीज आपस में जुड़ते आ रहे हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, जो आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हैं। ठीक है, अब आ जाए भाग 4 में। तो भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो ये क्या है, ये नीति के निर्देशक तत्व हैं। दैट मीन मतलब ये कि जो पॉलिसी होगी या ये बनाई जाएगी, कौन बनाएगा, पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इस हम अगर पॉलिटी की या संविधान की भाषा में कहेंगे तो संघ बनाएगा या राज्य बनाएंगे। तो जो उनको संविधान कुछ प्रिंसिपल्स देता है कि आप इन पॉलिसी को जब पॉलिसी बनाएंगे तो इन तत्वों को ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये किस में दिए हुए हैं, भाग 4 में, भाग 4 में दिए हुए हैं। और इससे संबंधित आर्टिकल को क्या है, आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51। और उसके बाद है भाग 4A यानी कि 4 का। तो 4 का में क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, व्यक्ति को मूल अधिकार दे दिए हैं, जो नागरिक हैं उनको अधिकार मिले हैं, तो अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य तो होंगे। तो वो क्यों मूल हैं, वो बेसिक हैं, है ना, फंडामेंटल है। जैसे मूल अधिकार हैं, इसी तरह से कुछ ड्यूटीज हैं। तो वो किस में दी हुई है, भाग 4A में, 4A में। और वो क्या है, 51A। ठीक है, अब इसलिए हमने ये कहा था कि इनको एक मान के चलेंगे, तो क्योंकि एक जुड़े तो आगे भी हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। पार्ट 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर जब संघ राज्य क्षेत्र हो गया तो क्या होंगे, नागरिक होंगे। तो भाग 2 में नागरिक हैं। फिर भाग 3 में क्या है, नागरिकों के क्या है, मूल अधिकार होंगे। तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, भाग फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद राज्य की नीति के तत्व हैं जो सरकार को निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो वो भाग 4 में है। उसके बाद क्या है, जब आपके अधिकार हैं तो कर्तव्य भी होंगे नागरिकों के, तो वो भाग 4 का में, 4A में मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं तो भाग 5 क्या है, द यूनियन संघ मतलब आप इजी लैंग्वेज समझ सकते हैं, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार की से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, मंत्रिपरिषद और उससे संबंधित जितने भी सब हैं, वो आपको भाग 5 में द यूनियन संघ में मिलेंगे। ठीक है, और ये इसके संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 52 से 151। अब जब संघ हो गया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आपने देखा होगा, आप जिस भी स्टेट के होंगे राज्य सरकारें होती हैं। तो सिस्टम से आप देखिए, पहले संघ सरकार हुई, फिर राज्य सरकार, यानी कि भाग 5 में संघ सरकार यानी कि संघ है। फिर क्या आ गया, भाग 6 में द स्टेट। ठीक है, तो एक दूसरे से जब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भाग 6 में क्या है, राज्य। ठीक है, और ये इससे संबंधित आर्टिकल क्या है, 152 से 237, 152 से 237। अच्छा, भाग 7 रिपील्ड हो गया है, रिपील्ड मतलब निश्चित हो गया है, तो उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, भाग 8 में क्या है, द यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र। तो ये सारे एक से जुड़े हुए हैं, आप देखिए।
5 में क्या था, संघ है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। 6 में क्या है, राज्य सरकारें हो गई। जब आपने देखा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे देश में जो इकाइयां हैं उसमें कैसे यूनिट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेटों में राज्य सरकारें होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और छोटे हैं, तो उनको राज्य बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इतने महत्वपूर्ण है कि उनको ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो वो इस तरह की इकाइयों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर रखती है, यूनियन टेरिटरी बनाती है। तो वो क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। तो वो किस में है, 8 में। तो सब आप देख रहे हैं सब सिस्टमेटिक है। 5 में संघ, 6 में संघ के बाद राज्य सरकार, 7वां रिपील्ड हो गया है, तो 8वें में क्या है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 9 में। अब आप 9 में देखिए, 9 में क्या है, अब हमने देखिए देश बना, देश पर नागरिक हुए। ठीक है, देश बना, देश में नागरिक हुए, नागरिकों को मूल अधिकार मिले। फिर सरकार, आप देखिए सरकार को राज्य की सरकार को यानी कि स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट को नीति बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज किन के लिए, नागरिकों के लिए। फिर केंद्र सरकार बनी, ठीक है, यूनियन हुई। फिर राज्य सरकार बनी, 7 रिपील हो गया। 8 में स्टेट, वो संघ राज्य क्षेत्र बने। उसके बाद आप देखिए आपने सारा सिस्टम बना दिया, यानी कि संविधान ने सब चीज बना दी। अब उसके बाद आप हायर किसी देखिए, तो अब आप आया 9 भाग 9 में क्या, 9 में क्या है, द पंचायत, यानी कि पंचायत, जो पंचायत है उसमें भी आप देखिएगा छोटे स्तर पे सरकार है, छोटे स्तर पे शासन की व्यवस्था है। ठीक है, तो पंचायत, जो पंचायत थ्री टायर है, 3 स्तर की है। आप देखेंगे ग्रामों में है, ब्लॉक में है और आपके जिले में है। तो ये भी क्या है, ये शासन की इकाई है, उनसे छोटी। तो ठीक है, तो 9 में क्या है, द पंचायत। ठीक है, पंचायत है। इसके आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, फिर 9A में आप देखेंगे भाग 9 में, तो म्युनिसिपैलिटीज है, नगर पालिकाएं जो शहरी क्षेत्रों के लिए हैं, शासन की इकाइयां। ठीक है, आप देखिए सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी है ना। ठीक है, अब जाते हैं आप भाग 10 पे। तो भाग 10 में क्या है, द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। तो ये भाग 10 में है, जो 244 से 244A तक है। ठीक है, अब क्या है, आपने देखा सारी तरह की जो शासन की इकाइयां हैं वो आपको ऊपर तक दिखा दी गई। अब क्या हुआ, जब सब शासन की इकाइयां सिस्टम बन गया, तो अब क्या होगा, तो अब आप फिर से आप देखिए, हम वहीं आ जाएंगे एक बार समझने के लिए कि संघ बन गया और राज्य, 2 अलग अलग सरकारें बड़ी बड़ी हुई। तो इनके बीच के संबंध, इनके बीचों के संबंध भी तो निर्धारित करेगा संविधान। तो संविधान ने निर्धारित करे हैं जिससे किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्टी ना हो, है ना, मतभेद पैदा ना हो। तो वो आप देखेंगे, तो वो किस में है, वो आपके भाग 11 में दे दिए गए हैं। क्या, संघ और राज्यों के बीच में संबंध, भाग 11 में। उससे पहले आप देखिए, उससे पहले 10 तक सारी सब कुछ एक दूसरे इंटरलिंक है, बना दिए गए हैं कि पंचायत होंगी, नगर पालिकाएं होंगी, सहकारी सोसाइटीज होंगी। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या है, सब तरह की शासन की व्यवस्था तो है। तो अब 11 में क्या है, फिर हम फिर से देख रहे हैं, 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद हैं। ठीक है, ये जो अब तक 11 तक थे ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही हैं, वैसे 22 भाग भी आपको याद होने चाहिए, लेकिन ये 11 तक लगभग इंपॉर्टेंट हैं। बीच में आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये पढ़ते एक बार आप अपनी आंखों के सामने से एक बार गुजरते हुए छूट जाइए। तो 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स हैं। ठीक है, 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। मतलब इसका ये है कि हम इंडिया के ही एक अपने देश के अंदर भी अलग अलग जो हमारे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आपस में व्यापार के लिए हैं, आपस में वाणिज्य के लिए आपस में, तो इस तरह का जो सारी कंडीशंस हैं वो सब इसमें भाग 13 में दी। भाग 14 क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। मतलब जो सेवाएं से मतलब इजी वे में समझ सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो सर्विसेज हैं उनके बारे में इसमें भाग 14 में दिया हुआ है।
ये 14 में दिया हुआ और इसके आर्टिकल क्या है 308 से 323, ठीक है। फिर इन्हीं से संबंधित हैं, अगला भाग है 14A यानी कि 14 का अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स हैं। ये क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं, अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया 14A, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 में। अब 15 भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन। क्योंकि आपने न्यूज में पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि जो चुनाव है हमारे यहाँ वो क्या है, लोकतंत्र का पर्व कहे जाते हैं, इतना महत्व है उनका। तो जब लोकतंत्र का पर्व है तो उसके लिए एक संस्थान होना चाहिए ना, एक 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 एक, एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना। तो वो कौन है, निर्वाचन आयोग। तो इस सब की व्यवस्था किसमें, इलेक्शन, ये भाग 15 में इलेक्शन जो निर्वाचन है इसमें दिया हुआ है। और इससे संबंधित आर्टिकल 324 से 329A तक। इसके बाद भाग 16 है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है इसमें। भाग 17 जो फिर से एक बार इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 तक, 343 से 340 वो 343 से 351 तक है, ठीक है। भाग 18 फिर इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध, ये 352 से 360 तक है। आपातकालीन उपबंध में दिया हुआ है कि इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है, वित्तीय आपात कैसे लग सकता है, एक राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर किस तरह से इमरजेंसी लगाई जा सकती है ना। तो ये भाग 18 में दिए हुए हैं, ठीक है। 19 में मिसलेनियस है, इसमें विशेष नहीं है, लेकिन आप एक बार आपको आंखों से गुजर जाना चाहिए, देख लेना चाहिए, याद रहेगा अगर कहीं पूछा जाता है तो। भाग 20 में क्या है, भाग 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सिर्फ इसमें एक ही आर्टिकल है 368 और ये इसमें भाग 20 में कई बार पूछा भी जाता वनडे एग्जाम में कि भारतीय संविधान का संशोधन इस आर्टिकल के थ्रू हो सकता है 368 के, और ये किस भाग में, भाग 20 में, ठीक है। अब ये 21 है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, ठीक है, ये 21 में है। और 22 जो फाइनल है हमारा, 22 पार्ट में क्या है, शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, ऑथोरिटेटिव, टैक्स, रिपील, ठीक है। इस तरह से आपके 22 भाग थे, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार इनको आप दोबारा से देख लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये रिकॉल जब भी आपको नीड होगी जरूर होंगे, क्योंकि आप देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर कोई सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, मैं आपके सुझावों का वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।